हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सभी पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए थे। आप सभी जानते ही होंगे कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिल रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में आपसे 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, इनऑर्गेनिक चल रही है एंड 2 दिनों में ही समाप्त भी हो जाएगी। उसके बाद जनाब आपको ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करनी है ना। मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं आप भी पीछे से सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे होंगे। फिजिकल आपने कंप्लीट कर ही ली होगी, नहीं किया तो कर लीजिए। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक भी आपका इंतजार करने वाली है ना। क्वेश्चन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जाकर के ज्वाइन कर लें अगर नहीं किया है अभी तक, और अपने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। उसके बाद आकर के हमारी इस वीडियो सॉल्यूशन को देखें, है ना। चलिए सारी बातें हो गई, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 21 जैन शिफ्ट 2। एक बार फिर से आपके सामने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही है। स्टेटमेंट 1, crystal field stabilization energy CFSE of CrH2O whole 6 2 negative 2 positive is greater than this। अच्छा, CFSE आपको पता करना है, तो Cr क्या होगा? Cr2 प्लस होगा। क्रोमियम 2 प्लस का क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? साइंस टीचर वेरी कूल, यानी कि 24 होता है। डेट मीन्स यहाँ से बाहर जाने वाला है, तो 3d4 आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। कैसे होगा? चलिए हम आपको एक बार क्रोमियम को बता देते हैं। क्रोमियम का क्या होने वाला है? 4s2 3d4। ठीक है, 24 एटॉमिक नंबर होता है। जैसे ही आप इसको 2 प्लस करेंगे तो s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन जाने वाले, दैट मींस 3d4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने वाला है। H2O जनाब एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड होता है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाने वाला, है ना। तो जो कुछ भी है वो ऐसे ओपन ही रहने वाला है। 1 2 3 4 पेयरिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, दैट मींस 3d5 होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Mn2 पॉजिटिव का, है ना। अगर इसका आप लिखना चाहते हैं तो 4s2 3d5 होगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाने वाले हैं, दैट मींस 3d5 हो जाने वाला है। एंड इस बार पांचों ही ऑर्बिटल आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल होते हुए नजर आ रहे होंगे। पांचों ही अनपेयर रहने वाले हैं। आपसे क्या कहा गया है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अच्छा, तो CFSE क्या होती है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CFSE क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल। अच्छा, तो आपको ये भी साथ में बता दें हम पहले, CFSE बाद में कैलकुलेट कर रहे होंगे। इस केस में क्या होने वाला है? इसको यहां पर लेकर आएंगे 1 2 3 1 2 इस प्रकार से आप डिनोट करते हैं इसको। T2G ऑर्बिटल आपका ये हो जाने वाला है, EG ऑर्बिटल आपका ये हो जाने वाला है। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, दैट मींस 1 2 3 के बाद H2O वीक फील्ड लिगेंड है, दैट मींस ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि स्प्लिटिंग कम हुई है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है। स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है, दैट मींस ऊपर जाने के बजाय पेयरिंग करना ही प्रेफर कर रहा होता है चौथा इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि स्प्लिटिंग कम है। स्प्लिटिंग कम है तो पेयरिंग के बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ऊपर। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 5 नहीं आएंगे। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाने वाला है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में भी 1 2 3 आप ऐसे ड्रॉ करेंगे 1 2, और ये हो जाएगा T2G ऑर्बिटल, ये हो जाने वाला है EG ऑर्बिटल। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो एक बार फिर से ऊपर ही जाएगा पेयरिंग करने के बजाय। CFSE वाला फॉर्मूला क्या होता है? CFSE वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं आप? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल कितने हैं? यहाँ पर 3 है, इनटू 0.4 कर रहे होते हैं आप, एंड यहाँ पर बाहर माइनस भी होता है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्लस करेंगे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल इनटू 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, दैट इज 1। कितना होगा इसका CFSE? -1.2 यहाँ से प्लस 0.6 यहाँ से। यहाँ पर पॉजिटिव ही होता है, देखिए, क्योंकि ऐसा होता है बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर से नीचे जाता है, दैट मींस यहाँ पर निगेटिव ले रहे होते हैं आप CFSE को, है ना, और यहाँ पर ऊपर होता है, दैट मींस पॉजिटिव ही आपको लेना पड़ रहा होता है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -0.6 आ रहा होगा। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। CFSE क्या होने वाला है इसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल इनटू 0.4, हाँ माइनस साइन बाहर बोलना नहीं है, 0.4 इंटू 6 करेंगे आप, और यहाँ पर पॉजिटिव 0.6 इंटू 2 कर रहे होंगे। 0.6 इंटू 2 कर रहे होंगे, 6 चौक 24, नहीं 6 कैसे? 3 होंगे ना, यहाँ पर 6 कैसे हो जाएगा? 3 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल इज 3, 3 चौके 12 2 छंग 12, यानी कि यहाँ पर 0 होने वाला है। तो बताइए किसका ज्यादा है? CFSE किस में ज्यादा है? क्रोमियम का ज्यादा होने वाला है। क्रोमियम का ज्यादा होने वाला है। क्रोमियम वाला कहाँ है? ये इसका ज्यादा होगा ना, ये CFSE इसका ज्यादा होने वाला है। दैट मींस स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर निगेटिव की वैल्यू वगैरह कम है, नहीं, ये CFSE इसका ज्यादा ही होने वाला है। नाउ स्टेटमेंट सेकंड को देखेंगे बहुत ध्यान से। इस पेन से कौन सा पेन ले लिया जाए? दिखाई पड़ेगा ये वाला स्टेटमेंट सेकंड? नहीं दिखाई पड़ेगा। आइए, पोटेशियम फेरिसाइनाइड हैज अ ग्रेटर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन सोडियम फेरोसाइनाइड। अच्छा, फेरोसाइनाइड
देखिए जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उन्हीं से डिसाइड हो रहा होगा। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, अच्छा इसको हम रफ कर लेते हैं ऊपर, ठीक है, यहीं पर आपको करके बताते हैं, इसको भी यहाँ से रफ कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हो जाएगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड का मतलब क्या हो जाएगा, फेरिसाइनाइड यानी कि साइनाइड, ओके, दैट मीन्स K3 आपको बाहर रखना पड़ रहा होगा, FeCN6 इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल रखना है ना आपको। K3 बाहर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर K3 बाहर नहीं लेकर आएंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा होगा, दैट मीन्स पोटेशियम को बैलेंसिंग के लिए K3 करना पड़ रहा होगा आपको, तो Fe3+ हो जाएगा। Fe3+ के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस, दैट मीन्स 26 एटॉमिक नंबर होता है, 26 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से जाएगा, दैट मीन्स 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव का। कोई दिक्कत है इसमें, Fe का देख लेते हैं, Fe 26 होता है, दैट मीन्स 4s2 3d6 होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 2 इससे जाएंगे, 1 इससे जाएगा, दैट मीन्स अब यहाँ पर 3d5 ही होगा, जो हमने यहाँ पर आपको लिखा हुआ लिख दिया है ना, ठीक है, ये तो हो गया 3d5 इसका हो गया। एंड ये पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहेंगे क्योंकि जनाब यहाँ पर साइनाइड है अगर, तो इसकी इस प्रकार से फिलिंग करेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दैट मींस पेयरिंग करवा देगा 1 2 3 4, और ये अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आने वाला है। अब इसको देख लेते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड को, फेरोसाइनाइड है, दैट मीन्स यहाँ पर Na4 आपको करना पड़ रहा होगा, Na4 FeCN6 है ना, ऐसे करके फिर करिए, तो Fe यहाँ पर Fe का क्या होने वाला है, Fe2+ हो जाएगा, है ना, Fe2+ के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 हो जाएगी, और यहाँ पर सभी पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर सभी की पेयरिंग हो जाएगी, इस प्रकार से देखेंगे बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 सभी की पेयरिंग हो गई, दैट मीन्स यहाँ पर n=0 है, यहाँ पर n=1 है, कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका, दैट मीन्स पोटेशियम फेरोसाइनाइड हैज अ ग्रेटर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, सही बात है भैया, सही बात है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज आल्सो ट्रू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दोनों ही, है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। और हाँ, अगर आपको इसमें समस्या है तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं आपकी समस्याओं को। फेरी का मतलब ही होता है Fe3+, ठीक, Fe3+, फेरी का मतलब ही होता है Fe3+, एंड फेरो या फिर फेरस आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, दैट मींस Fe2+, ठीक, Fe2+, कोई दिक्कत, हालांकि आपको ये लिखना भी आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, इसका ये मतलब नहीं आपको सिर्फ इतने से काम चला लेना है, नहीं, आपको लिखना भी आना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस करिए इसकी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेटल आयन अमंग दिस, अच्छा यहाँ पर आपके पास 3 2 5 मेटल आयन है, हैविंग अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मोर देन 3 बोरोन इलेक्ट्रॉन, मोर देन 3 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तुम आएगा मोर देन 3। द सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बाई, अच्छा तो सबसे पहले तो आप इन सभी को निकालिए, यहाँ पर बाहर रखिए, CO2+, इसके केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कॉपर का जनाब एटॉमिक नंबर होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी, दैट मींस 27 होता है, 27 ये आपने याद कर रखा है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी नीहा कक्कड़ जिंदाबाद, यहाँ पर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, इस प्रकार से आपने याद किया होगा इसको, कुछ और तरीके से याद किया तो वो भी सही, बट फिलहाल हम अपने तरीके से ये बताते हैं आपको, है ना। कॉपर का कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 2 बाहर जा चुका है, दैट मींस 3d7 ही हो जाने वाली है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप यहाँ पर 3d7 ही लिख रहे होंगे, ठीक है। Ni2+ निकल कहाँ पर है, 28 है इसका एटॉमिक नंबर, दैट मींस 4s2 3d8 होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं तो इसका 3d8 ही होने वाला है। Ni2+ के बाद अब Fe2+ की बात करेंगे, Fe2+ के केस में 3d6 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। वैनेडियम 3+ के केस में देखिए, वैनेडियम का जब भी आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 4s2 3d3 हो रहा होगा, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, दैट मींस 3d2 हो जाने वाला है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम की बात करते हैं, Ti2+ है, दैट मींस यहाँ पर भी 3d2 ही हो रहा होगा क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, है ना, इसका क्या होगा 4s2 3d2 ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाले। अच्छा, तो आपसे पूछा गया हैविंग अ स्पिन मोर देन 3, अच्छा मोर देन 3 के लिए आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। जब आप इसकी फिलिंग करेंगे तो आप खुद बताइए कोबाल्ट में कितना होगा, ऐसे बनाइए 1 2 3 और ऐसे कर लेंगे 7 की फिलिंग कैसे आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं आपको, 3 नजर आ रहे हैं ना। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो ठीक है, इसको अभी के लिए टिक करके रखते हैं ऐसे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, दैट मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही रहने वाले हैं, या तो 2 रहेंगे या तो फिर 0 रहेंगे, सारे अनपेयर्ड आप मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो देख लेते हैं एक बार 2 3 4 5,
अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दैट मीन्स कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेयर्ड 2 है, यानी कि गलत। आपको 3 या 3 से ज्यादा अनपेयर्ड चाहिए। 3D6 के केस में 3D6 के केस में 5 ऐसे हो जाएंगे, एक यहाँ पर, यानी कि 4 अनपेयर्ड आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। 4 अनपेयर्ड नजर आ रहे होंगे, दैट मीन्स 3 या 3 से ज्यादा, तो इसको भी टिक करके रखते हैं। वैनेडियम 3+ में 3D2, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही अनपेयर्ड होंगे, तो ये भी हटाइए, मैक्सिमम 2 ही अनपेयर्ड यहाँ पर भी, तो इसको हटाएंगे। तो CO2+ एंड Fe2+ के पास ही 3 या 3 से ज्यादा बोर मैग्नेट्रॉन का स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है, क्योंकि इसके पास ही 3 या 3 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, है ना। इसी केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n=4 आप कर लेंगे, एंड यहाँ पर n=3 आप कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा गया, सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फाउंड बाय दोज मेटल। अच्छा, तो आपको दोनों ऐड करना है, 4+3 कर दीजिए। सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया ना, 4+3 कितना होगा, 7 होगा। 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप 7 लिख देंगे। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। एक बार फिर से स्टेटमेंट 1 क्या है, COBr4 twice 2 negative ion will absorb light of lower wavelength than CO। अच्छा, कोबाल्ट, अच्छा ब्रोमीन एंड क्लोरीन का है सब कुछ, ठीक है। ब्रोमीन एंड क्लोरीन का है जनाब, आइए बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन एंड क्लोरीन में लिगेंड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। तो यस, यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन, है ना। क्लोरीन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है दैट मींस स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। मैंने आपसे यहाँ पर बताया भी था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही होगी, उतना ही दूर स्प्लिट हो रहा होगा, ये है ना। दैट मीन्स क्लोरीन की स्प्लिटिंग ज्यादा होने वाली है। अगर क्लोरीन की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी दैट मीन्स इसकी एनर्जी भी हायर होने वाली है, क्लोरीन की एनर्जी हायर होने वाली है। इट विल एब्जॉर्ब हायर एनर्जी, यहाँ पर क्या है, आयन ब्रोमीन विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोअर एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। अगर क्लोरीन हायर दैट मीन्स ब्रोमीन जो होगा लोअर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, लाइट ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। आपको ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें पता होंगी तो अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। COBr4 2 negative ion will absorb light of lower energy than this, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, है ना। स्टेटमेंट से आप ये सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। COI4 2 negative ion, the energy separation between the two set of d orbitals is more than this। अच्छा, ऐसा है क्या? एक बार फिर से आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आप लिख रहे होंगे, ऑफ लिगेंड, तो बताइए किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है। यहाँ पर आयोडीन एंड क्लोरीन के केस में, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के केस में तो क्लोरीन की ज्यादा थी, बट यहाँ पर आयोडीन एंड क्लोरीन के केस में आयोडीन की स्ट्रेंथ कम हो जाने वाली है, आयोडीन की स्ट्रेंथ कम हो जाने वाली है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, ऐसे कर लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आयोडीन की स्ट्रेंथ कम है एंड क्लोरीन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, देखिए अगर आयोडीन की स्ट्रेंथ कम है दैट मींस एनर्जी सेपरेशन कम होगा, स्ट्रेंथ कम दैट मींस एनर्जी सेपरेशन भी कम हो रहा होगा। एनर्जी सेपरेशन आयोडीन के केस में कम होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू सेट ऑफ डी, मोर देन नहीं लेस देन होने वाला है। स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, मोर देन नहीं लेस देन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जनाब आयोडीन का स्ट्रेंथ कम है, लिगेंड स्ट्रेंथ, अगर लिगेंड स्ट्रेंथ कम है दैट मींस एनर्जी सेपरेशन कम हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज मोर नहीं कम, लेस होना चाहिए, है ना। 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा बस इसको। इनकरेक्ट अबाउट द Na2+ कॉम्प्लेक्स ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोसिन, ओके। तो Na2+ जैसे ही आप देखेंगे ना, Na2+ देखते ही आप यहाँ पर ये लिख दीजिए 3D8, इट इज रेड इन कलर। बात तो सही है बट यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये आप बात यहाँ पर टिक करके रखेंगे। और आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये लिखते हैं रोजी रेड कॉम्प्लेक्स, ये आपने याद किया होगा, आई होप। नहीं याद किया तो अभी कर लीजिए, है ना। डाइमिथाइल ग्लाइकोसिन Na2+ के केस में क्या होने वाला है, रोजी रेड, एंड हाँ ये प्रेसिपिटेट होती है, ध्यान रखिएगा, रोजी रेड PPT आप लिख रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट सही है बट आपको इनकरेक्ट होना है। इट हैज अ हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट pH = 9, pH = 9 का मतलब हो जाएगा बेसिक, एंड बेसिक में जनाब ये स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, SPARANGILY, स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, ना कि हाईली सॉल्युबल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाईली सॉल्युबल लिखा हुआ है, गलत है, यानी कि इसको टिक करके रखिए, इसी को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। Ni ion has 2 unpaired d electrons, अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या। Ni2+ को देखिए, Ni2+ में 3D8 है, दैट मींस यहाँ पर आपको अनपेयर्ड कितना बोला गया है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले।
अनपेयर्ड बोले तो n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर DsP2 कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर भी आपको याद रख लेना है। ये DsP2 बोले तो स्क्वायर प्लेनर 1 2 3 4। तो जब आप ये स्ट्रॉन्ग फील्डिंग की वजह से ये ऐसे हो जाने वाला है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलने वाला। D और ये sp2 ऐसे जाने वाला है, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका। DsP2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप होने वाला है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। दैट मींस को यहाँ पर टिक करके रखेंगे एंड आपको यही तो टिक करना है, BC इनकरेक्ट। ओके, इसको ऐसे स्टेटमेंट वाला यहाँ पर टिक करते हैं। NiN, अच्छा नाइट्रोजन निकल नाइट्रोजन बॉन्ड इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 90। बिल्कुल सही बात है, ये जनाब करेक्ट स्टेटमेंट आपका है। कैसे? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर के केस में, दैट इज DsP2 के केस में आपको ये क्लोज टू 90 ही मिलने वाला है ना, एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? बाकी कुछ बताने की जरूरत है? तो ये तो हो जाएगा। दैट मीन्स ये यहाँ पर आपके आंसर में काउंट नहीं होगा, है ना। E लास्ट वन, द कॉम्प्लेक्स कंटेन 4 5 मेंबर्ड मेटल लाइक, क्या लिखा हुआ ये, मेटल एसाइल्स, मेटल कंटेनिंग रिंग्स। 4 नहीं 2 होती हैं। ईच डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम, यहाँ पर लिखा हुआ ना डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम लिगेंड फॉर्म्स 1 मेंबर्ड चिलेट रिंग। 1 मेंबर्ड चिलेट रिंग का फॉर्मेशन कर रहा होता है Ni के साथ। अगर एक जो है मतलब एक सिंगल निकल के साथ एक चिलेट रिंग का फॉर्मेशन कर रहा होता है तो Ni2 है, Ni2 दैट मीन्स 2 चिलेट रिंग ना। यस, 2 चिलेट रिंग यानी कि 2 5 मेंबर्ड होंगी, 4 नहीं। ये वाला भी गलत हो जाएगा। अच्छा ये गलत हो जाएगा, दैट मीन्स आपके ऑप्शन इसमें आंसर में इंक्लूड हो रहा होगा। BCE ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्या है ये? 23rd जन शिफ्ट 1। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ कोबाल्ट ऑक्सिलेट 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स इज n टाइम्स दैट ऑफ क्रोमियम। अच्छा यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ पर कोबाल्ट है। ऑक्सिलेट कॉम्प्लेक्स तो n पूछा गया आपसे n। एंड यहाँ पर एज्यूम आपको क्या करना है, डेल्टा नॉट इज मच ग्रेटर देन P। P क्या है? पेयरिंग एनर्जी, यानी कि आप पेयरिंग एनर्जी को यहाँ पर इग्नोर मार सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो सबसे पहले लिखते हैं भैया, ऑक्सिलेट का मतलब OX राइस हो जाएगा एंड ये 3 नेगेटिव हो जाने वाला है। दैट मीन्स कोबाल्ट 3+ हो जाएगा। कोबाल्ट 3+ के केस में 3D साइंस टीचर वेरिएबल मांगे फीस कॉपी, दैट मीन्स 27 के केस में 3D 6 हो जाने वाला है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये 27 एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 4s2 3D 7। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, दैट मीन्स 3D 6 ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो रहा होगा। 3D 6 ऑक्सिलेट आपको बताया गया है। डेल नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। डेल नॉट का मतलब क्या होता है, ऐसे आप लिखते हैं इसको, है ना। डेल नॉट ये होता है, डेल नॉट अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है दैट मीन्स ये इसके बीच में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है तो ये ऊपर जाने के बजाय पेयरिंग करना ही प्रेफर कर रहा होगा। बताइए, बात तो समझ पा रहे हैं। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर देंगे, उसका चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये डिसाइड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो पता भी है आपको डेल नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा, डेल नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ऊपर है। ये डेल नॉट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है। पेयरिंग एनर्जी कम है तो यहाँ पर पेयरिंग ही कर लेगा, तुरंत पेयरिंग कर लेगा। दैट मीन्स यहाँ पर T2G आप लिखेंगे, यहाँ पर Eg लिखेंगे, तो T2G में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन एंड Eg में आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन ही रहने वाले। CFSE के बारे में भी बात की जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर कर लेते हैं क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम ऑक्सिलेट 3 ऐसे 3 कर देंगे आप, तो क्रोमियम पर भी 3 पॉजिटिव आने वाला है। क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब 4s1 3d5 होता है इसका। हाँ ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम की बात करी जाएगी तो 4s1 3d5 होता है, बाकी सारे केसेस में 4s2 हो रहा होगा। क्रोमियम एंड कॉपर का ध्यान रखिएगा आप, 4s1 3d10 इसका हो जाएगा। एक्सेप्शनल है, यहाँ पर 4s1 होता है इन दोनों केसेस में। ठीक है, क्रोमियम 3+ है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 यहाँ से, दैट मीन्स 3d3 इसका हो जाने वाला है। ये बात यहाँ पर यूज नहीं हुई है बट इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने बता दिया आपको। 3d3 अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 1 2, तो यहाँ पर तो ऐसे ही तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आ जाने वाले हैं। दैट मीन्स T2G 3 हो जाएगा, Eg 0 हो जाने वाला है। अब हम CFSE कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले केस में CFSE क्या होने वाला है, नंबर ऑफ पहले तो लगाई -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल दैट इज 6, प्लस करेंगे आप 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल दैट इज 0, तो क्या आएगा -2.4 आ जाएगा। -2.4 आ जाएगा। ठीक है, डेल नॉट लिख दीजिए आगे। सेकेंड CFSE के केस में आसानी से लगा सकते हैं आप, -0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल दैट इज 3 एंड यहाँ पर भी Eg में कोई नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 0 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू क्या आने वाली 4 3 12 यानी कि 1-1.2 डेल नॉट आ जाने वाली है। ओके तो बताइए CFSE कहाँ पर ज्यादा है, नहीं कहाँ पर ज्यादा नहीं, आपसे पूछा गया है n टाइम्स। अच्छा n टाइम्स दैट मीन्स 2 टाइम्स है,
दिखाई दे रहा है ना, n टाइम्स दैट ऑफ दिस, तो ये जो है इससे दोगुनी है, तो n की वैल्यू जनाब 2 हो जाने वाली है, n की वैल्यू 2 हो जाने वाली, तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आगे बढ़ जाएं ना, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 28 Jan shift to the correct increasing order of spin only magnetic moment values of the complex ion। जैसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किस पर डिपेंड कर रहा होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है। तो एट द एंड आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में आप अरेंज कर लीजिए, वही ऑर्डर होने वाला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का भी। क्लियर है बात, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का ये वाला फॉर्मूला होता है n+1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स +1 आप कर रहे होते हैं, नहीं +1 नहीं +2 होता है, +1 नहीं +2 होता है। ये कैसे भूला जा सकता है जनाब, ये कैसे भूला जा सकता है ना, 1 then 3 हो जाता है, ठीक है ओके। तो ए के केस में क्या है, ये है MnBr4 2 नेगेटिव, दैट मींस Mn2+ के केस में 3d5 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। ब्रोमीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, दैट मींस n=5 ही रहने वाला है, सारे के सारे अनपेयर्ड ही रहेंगे। बी को देखते हैं, बी के केस में CuH2O, ये भी अनपेयर्ड ही रखेगा, Cu2+, अभी मैंने आपको बताया Cu कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s3d10, यानी कि एक यहाँ से 3d9 होने वाला है, 3d9 होने वाला है, दैट मींस यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। कैसे 1 होंगे, क्योंकि सारे के सारे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अनपेयर्ड आपको नजर आ रहा है, n=1। सी के केस में क्या होने वाला है, NiCN4 साइनाइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा। Na2+ का क्या हो जाता है 3d8, ये 3d8 है एंड सभी की पेयरिंग करवा देगा, दैट मींस n=0 रहने वाला है ना, करने की जरूरत है। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख पाएंगे ये यहाँ पर खाली हो जाएगा इस केस में। अब डी को देख लेते हैं, NiH2O, अच्छा ये है वीक फील्ड लिगेंड, ये है वीक फील्ड लिगेंड, तो 3d8 में इस प्रकार से आप कर रहे होंगे, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलने वाले, 2 3 4 8 है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर n=2 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 मिलने वाले हैं आपको। बस अरेंज कर लीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में अरेंज करिए, वही होने वाला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इंक्रीजिंग पूछा गया यानी कि सबसे कम, सी सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद ये बी लास्ट में यहाँ पर डी आएगा, उसके बाद ये इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से ज्यादा होने वाला है, दैट इज ए CBDA। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज निकालनी है तो इस फॉर्मूले में पुट करिए, आपको वैल्यूज निकल करके आने वाली है। फॉर एग्जांपल 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, 5 वाले में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 एंड 5 + 2 7, 7 × 5 35, √35 आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाने वाली है, हालांकि यहाँ पर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 28 जनवरी शिफ्ट टू द नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अमंग दिस, अच्छा 3 2 5 स्पीसीज आपको दी हुई है एंड वहां पर बताना है आपको कितने नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, एंड दैट इज n, आपको n बता दिए गए हैं। अच्छा तो वहां पर आपको पता करना पड़ेगा, देन इफ n मोल्स ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला this with excess of AgNO3 solution, then the number of electrons present in the T2G orbital of the complex H। ओके तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। n बोले तो नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, Sc3+, क्रोमियम 2+, Mn3+, कोबाल्ट 3+, Fe3+, है ना। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखने हैं। साइंस बोले तो मतलब स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर है, ये जा चुका है, दैट मींस 18 होने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे ना, 21 से 3 गए तो 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम कितना होता है 24 से 2 जाएंगे, दैट मींस 22 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर, 25 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस 3 बाहर जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स, ओहो मिल गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोबाल्ट 3+, 27 होता है, 3 बाहर जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट में Fe3 पॉजिटिव, Fe3+, इसमें क्या होने वाला है Fe3+ कितना होता है 26 में से 3 जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। 20 यहाँ पर D क्यों 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ चुकी है, कितनी है तो दैट मींस n=2 हो जाने वाला है, जो आपने यहाँ पर n लिखा हुआ है वो n=2 है। अच्छा और इसके बाद आपको इस कॉम्प्लेक्स पर ध्यान देना है। इस कॉम्प्लेक्स पर यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कितने मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है n मोल्स, दैट मींस 2 मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है। बहुत ध्यान सुनिएगा जो हम बोलने वाले हैं, 2 मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन तभी होगा जब 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन आपको कॉम्प्लेक्स के बाहर दिखाई दे, ठीक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर से क्लोरीन निकालने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। AgNO3 उसी क्लोरीन को बाहर निकाल पाएगा, उसी क्लोरीन को खींचकर AgCl का फॉर्मेशन कर पाएगा जो क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के बाहर होगी, दैट मींस यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन बाहर आने वाली हैं, तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होने वाला है कोबाल्ट एंड En2, ये आपको एचडी रहने वाला है En2 और NH3,
NH3 भी ऐसा ही रहने वाला है, क्लोरीन आपको एक अंदर मिल जाने वाला है, ठीक है, क्लोरीन आपको एक ही अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्स आपका होने वाला है Cl2, ये बाहर। जब इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं एक्सेस AgNO3 के साथ, एक्सेस AgNO3 के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ट्वाइस ऑफ AgCl का फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना, क्योंकि दो क्लोरीन यहाँ पर हैं, दोनों क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। ये आपको यहीं पर बताना था। अब आपसे पूछा क्या गया है ना, क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ नहीं, अभी आपसे कुछ और पूछा गया है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द T2G ऑर्बिटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अच्छा, तो इस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, आपको ये देखना है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X। En के केस में ये कैसा है, न्यूट्रल। देखिए En और NH3 दोनों ही न्यूट्रल हैं, दैट मींस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होने वाली है। क्लोरीन का -1 हो जाएगा, एंड जब आप Cl2 को बाहर ले जाएंगे, Cl2 दोनों नेगेटिव है, बाहर ले जाएंगे तो इस कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो ये इधर जाने वाला है, दैट मींस X = 3 हो रहा होगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी। कोबाल्ट 3+ के केस में कोबाल्ट 3+ कहाँ है, 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने वाले 24। अच्छा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 3d6 हो जाने वाला है। अरे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, दैट मींस 4s2, 3d7 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, दैट मींस 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाने वाला है। अच्छा, तो En वगैरह ये सब कैसा है, बढ़िया स्प्लिटिंग करने वाला है इसमें। ऐसे 1 2 3 आप करेंगे, 1 2 यहाँ पर करने वाले हैं। ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, इसको सही से बनाया जाएगा, है ना। ऐसे करिए, ये और ये यहाँ पर कुछ आपका बायरी सेंटर हो रहा होगा, ठीक है। नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, ओके। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस 1 2 3, एंड यहाँ पर स्प्लिटिंग काफी ज्यादा हो जाएगी। स्प्लिटिंग काफी ज्यादा हो जाएगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर En वगैरह ये सभी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्प्लिटिंग ज्यादा यानी कि बहुत ऊपर जा चुका है, इलेक्ट्रॉन अब ऊपर जाने के बजाय पेयरिंग करना ही प्रीफर कर रहा होगा, यानी कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में आपको नजर आ जाने वाले। Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आने वाला। T2G 6 Eg 0 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल, दैट इज 6। आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको किस प्रकार से लपेटने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर 5 स्पीसीज दी हुई हैं, आपको बताना है कि कितनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो आपको पता चलेगा 2 हैं। अच्छा, तो 2 हैं, दैट मींस उतने ही मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा। उतने ही मोल AgCl का फॉर्मेशन कब हो पाएगा, जितने क्लोरीन बाहर होंगे वो सारे रिएक्शन करेंगे तभी हो पाएगा। तो इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर होने चाहिए। 2 क्लोरीन अगर बाहर हैं तो एक ही क्लोरीन अंदर बचेगा। यहाँ पर 3 क्लोरीन आपको दिए हुए थे, एक ही क्लोरीन अंदर बचेगा, दैट मींस आप इससे निकाल पाएंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 आएगी। उसके बाद आप ये सारी बातें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन बढ़िया है, प्रैक्टिस करिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 8, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर इन द ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर बताना है किसका, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड का, है ना। देखिए बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है। लाइट एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CFSE, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एंड CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उस ऑर्डर को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो डेफिनेटली आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर मिल जाने वाला है, बोलो हाँ या ना। तो आपको यहाँ पर लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना पड़ेगा। लिगेंड स्ट्रेंथ आप सभी को हम बता ही चुके हैं। अच्छा, एक बार और बता देते हैं कि कार्बन डोनर की स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है, देन नाइट्रोजन डोनर, देन उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड लास्ट में हेलोजन, दैट इज यहाँ पर आप फ्लोरीन वगैरह जो भी मानना चाहें मान सकते हैं, हेलोजन होने वाला है एट द एंड, ठीक। ठीक है जनाब, अब इसके हिसाब से लिखते हैं लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाने वाला है। कार्बन डोनर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है साइनाइड, दैट मींस ये कार्बन डोनर है, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होने वाली है। और कहीं कार्बन डोनर है और कहीं कार्बन डोनर नहीं है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन डोनर। तो नाइट्रोजन डोनर क्या है, ये NH3 है ना। NH3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद क्या नंबर आएगा, ऑक्सीजन का, यानी कि H2 का नंबर आएगा। H2 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। हेलोजन सबसे कम है, हेलोजन एक ही है ना, F6, यस। तो सबसे पीछे हेलोजन होने वाला है, दैट मींस 5th। हेलोजन का लिगेंड स्ट्रेंथ सबसे कम होने वाला है। अब बात करते हैं, देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हाँ, नाइट्रोजन डोनर की बात कर रहे होंगे हम। नाइट्रोजन डोनर यहाँ पर NH3 6 है, यहाँ पर NH3 5 है, एंड साथ में H2O है। तो NH3 5 यहाँ से, NH3 5 यहाँ से, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक NH3 बचेगा और यहाँ पर H2O बचने वाला है। तो NH3 एंड H2O में जनाब NH3 डोमिनेट कर रहा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन डोनर ना, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले की लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है। देन इसके बाद नंबर आने वाला है 4th का, एंड उसके बाद जनाब आप ऑक्सीजन डोनर दैट इज H2O को लिख रहे होंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कार्बन डोनर दैट इज साइनाइड, उसके बाद आप नाइट्रोजन डोनर को लिख रहे होंगे, बट यहाँ पर 6 नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पर 5 ही नाइट्रोजन डोनर थे, तो 6 वाला जीत जाने वाला है ना। उसके बाद ये लास्ट में ऑक्सीजन डोनर है, सबसे लास्ट में आपको हेलोजन डोनर लिखना पड़ रहा होगा।
ये हो चुका है आपका ऑर्डर लिगेंड स्ट्रेंथ का, एंड यही ऑर्डर आपका हो जाने वाला है CFSE का। CFSE का भी जनाब ये सेम ऑर्डर होगा, बट अगर बात करी जा रही होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड की, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड की अगर बात करी जाएगी, है ना, तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर को आप रिवर्स कर देने वाले हैं, ठीक है। 3 और ये सारे साइंस को उल्टा कर देंगे, 4 सेकेंड एंड लास्ट में 5th। देखिए ये कहां पर है, 31425, 31425 ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CFSE एंड CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, एंड डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देने वाले। ना मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन भी 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। देखिए दो क्वेश्चन आ रहे हैं एक शिफ्ट में, पढ़कर जाइए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विद अ फॉर्मूला, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हैज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, दैट मींस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के 3 होने वाले हैं। आप इसको तुरंत गेस कर सकते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए 3.87 का मतलब 3 हो जाता है। फॉर्मूला लगाना है तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, n+2, तो आपको यहाँ पर बोर मैग्नेट्रॉन कितना दिया हुआ है 3.87, आप कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर आपको 3 निकल करके आने वाली है, ठीक। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर तो इसको देखते ही आप क्लियर कर पा रहे होंगे, है ना। ओके, एंड इट्स सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करेस्पॉन्ड्स टू 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसीलिए तो क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बोला गया है ना, ये सभी को पता नहीं होगा, बताते हैं भी आपको, आगे बढ़िए। 2.75 ग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यही कॉम्प्लेक्स 2.75 ग्राम है उसका, है ना, वाज इनिशियली पास्ड थ्रू अ कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेस वाज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, द अमाउंट ऑफ AgCl फॉर्म्ड, ठीक है जनाब, ठीक है, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमने 3 बता दिया है, ये कैसे आएगा 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 मिलेंगे कैसे, इस वाले से मिलेंगे। तो क्रोमियम है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आने चाहिए, दैट मींस क्रोमियम 3+ होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 हो जाएगा। एक्सेप्शनल केस होता है, ये याद रखिएगा। क्रोमियम 3+ अगर आप कर देंगे, क्रोमियम 3+ कर देंगे तो एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे, दैट मींस 3d3 होने वाला है, एंड ये तीनों ही अनपेयर्ड होंगे, दैट मींस आपको पता होना चाहिए क्रोमियम 3+ के केस में ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाले हैं, तो क्रोमियम 3+ होगा। ओके, ये हमने यहाँ से पता किया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। उसके बाद अगर Cr3+ है तो फिर कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर ये जानकारी दी हुई है, 1:2, है ना। 1:2 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप जब भी कोई कॉम्प्लेक्स लिख रहे होते हैं तो पहले आप कैटायन को लिखते हैं, उसके बाद आप एनायन को लिखते हैं, अरे हाँ है ना, पहले कैटायन लिख रहे होते हैं उसके बाद एनायन को। तो यहाँ पर ये कैटायन का दिया हुआ है 1:2 में, ये कैटायन रेशियो एनायन का दिया हुआ है, दैट मींस 1:2, कैटायन 1 है तो फिर एनायन 2 होने वाला है। कैटायन रेशियो एनायन की बात करी जा रही होगी अगर यहाँ पर, तो यही लिखा हुआ है 1:2। अच्छा ऐसा है क्या, जी ऐसा ही है, ठीक है। 2 एनायन, दैट मींस ये 2 बाहर होना चाहिए निगेटिव में, क्लोरीन निगेटिव में है, ये 2 बाहर होना चाहिए, बात को समझिएगा, प्लस देगा। ऑक्टाहेड्रल आपके पास है तो फिर क्रोमियम Hd लिखिए, Cl 2 क्लोरीन बाहर जाने चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 क्लोरीन अंदर बचेगा, 3 है 2 बाहर जाएंगे तभी तो एनायन 2 होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन सिंगल होने वाला है, बट उससे पहले आप H2O को लिख लेंगे, H2O 5 होने वाला है, और ये क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एक अंदर रहने ही वाला, तो फिर आप H2O को 5 H2O लेंगे, क्योंकि हमें ऑक्टाहेड्रल बनाना होता है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंड 2 क्लोरीन बचे हुए थे वो बाहर आ जाने वाले हैं। इस प्रकार से डॉट H2O, जो आपका एक पानी बचा हुआ है, एक H2O बचा हुआ है, वो इस प्रकार से, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स हो जाने वाला है। इसी कॉम्प्लेक्स की बात करी जा रही है यहाँ पर, जो भी बात करी जाएगी इसी की बात करी जाएगी, और ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 1:2 का मतलब सिर्फ इतना सा था, ठीक, कोई दिक्कत। इसका वेट दिया हुआ है आपको 2.75 ग्राम्स, इसका वेट आपको दिया हुआ है 2.75 ग्राम। आपको इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वेट तो पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, क्रोमियम का 52 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 52 हो जाएगा। H2O 5 यहाँ पर है, एक यहाँ पर 6 हो जाएंगे, दैट मींस H2O क्या होता है 18 इंटू 6 आप कर रहे होंगे। क्लोरीन एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, दैट मींस 3 हो जाएंगे, 35.5 होता है, तो 35.5 इंटू 3 आप करिए, 52 यहाँ पर, 18 छक्का 108 हो जाएगा, 35 यहाँ 105, और ये 106.5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 52 8 60, 60 यानी कि 266.5 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख देते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स लिखने में नहीं बनेगा, क्या करेंगे आप 2.75 डिवाइडेड बाई 266.5, ये आपके मोल्स आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। सॉल्व करने का मन हो कर लीजिए, नहीं करने का मन है चलिए बाद में करते हैं। कॉम्प्लेक्स इतने आ चुके हैं। अब हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस कॉम्प्लेक्स को आप कैटायन एक्सचेंजर से पास कर रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन जो ऑब्टेन हुआ है उस सॉल्यूशन को आप एक्सेस AgNO3 के साथ
रिएक्ट करवा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ AgCl, तो कितना AgCl का फॉर्मेशन होगा, वेट पूछा गया है, यहाँ पर ग्राम भी लिखा हुआ है, तो वेट AgCl का वेट पता करने के लिए आपको मोल्स ऑफ AgCl पता होनी चाहिए, है ना, मोल्स ऑफ AgCl पता होनी चाहिए, कितने मोल्स AgCl का फॉर्मेशन होगा, इससे रिएक्शन करने के बाद, इससे रिएक्शन करेगा ना AgNO3 एक्सेस में है, इससे रिएक्शन करेगा तब जाकर के AgCl का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक, तो एक मोल, ये कॉम्प्लेक्स देखिए, एक मोल कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, ईच मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिलीजेस 2 मोल ऑफ क्लोरीन, बोलो हाँ या ना। 2 मोल ऑफ क्लोरीन को रिलीज कर रहा है, एक मोल है ये, 2 मोल क्लोरीन को रिलीज कर रहा है। ठीक, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्स लिखने वाले हैं, ठीक है, ईच मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलीजेस RELEASES रिलीजेस 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, या फिर लिख दें आप Cl नेगेटिव आयंस, है ना, और यही जनाब फॉर्मेशन करने वाले हैं किसका, AgCl का। एक मोल इसका जाएगा तो 2 मोल्स इसके फॉर्म करने वाले हैं, तो इसका कितना मोल्स बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, एक मोल नहीं है ये, इतना है। ठीक, तो कितना है 2.75 डिवाइडेड बाई 266.5 मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसेस 2.75 डिवाइड बाई 266.5 इंटू 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, बोलो हाँ है ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 बन रहा था तो फिर इतने से ट्वाइस कर देंगे इसको, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02064 मोल्स आ जाने वाले हैं, और ये किसके मोल्स आए हैं जनाब, ये आए हैं मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। आपसे AgCl का वेट पूछा गया है, जितने Cl नेगेटिव आयंस यहाँ पर जाने वाले हैं, मतलब डिजॉल्व होने वाले हैं, उतना ही जनाब यहाँ पर आपको AgCl का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि AgNO3 तो एक्सेस में है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, जितने Cl निकलेंगे उतने AgCl का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उतने ही मोल्स AgCl के भी फॉर्म होंगे। आपको वेट पता करना है, तो वेट ऑफ AgCl के लिए आप क्या कर रहे होंगे, मोल्स ऑफ AgCl दैट इज दिस, है ना, पूरा लिख लें 0.02064 इनटू AgCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, AgCl का मॉलिक्यूलर Ag108 AgCl दैट मींस 35.5, 35 8 43 यानी कि 143, कुछ सुना सुना लग रहा है ना, 143.5, चक्कर में मत पड़ जाना इसके। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.96 के अप्रॉक्स आ रहा होगा, जब आप इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 3 लिख पा रहे होंगे, बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन बेहद शानदार है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम में अगर आपने ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट देख लिया तो बहुत ही समस्याओं में पड़ जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करके जाइए। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, आपको बोर मैग्नेट्रॉन में बता दिया गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिससे आप गेस कर पाएंगे, इससे आप पता कर पाएंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो क्रोमियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्रोमियम 3+ होगी, है ना। उसके बाद आप ये कैटायन एनायन वाला रेशियो पढ़ेंगे, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, आप सभी को पता है कि पहले हम कैटायन लिखते हैं बाद में एनायन लिखते हैं, दैट मींस 1:2 कैटायन और एनायन का रेशियो हो जाएगा, तो 2 एनायन बाहर यानी कि Cl नेगेटिव, 2 क्लोरीन बाहर होने चाहिए, तो एक ही क्लोरीन अंदर बचेगा, तो इस प्रकार से आप इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर पाएंगे। वेट आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करके मोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स निकाल सकते हैं, है ना। एक मोल से मतलब एक मोल कॉम्प्लेक्स में 2 मोल क्लोरीन है, तो फिर इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आपको मिलने वाले हैं, जितने मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव होंगे उतने ही मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन भी हो रहा होगा, क्योंकि AgNO3 तो एक्सेस में है, इससे कोई समस्या नहीं है। आपको Ag दैट इज सिल्वर मिलता रहेगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन लेकर आइए, सिल्वर मिलता रहेगा, क्लोरीन लेकर आते रहेंगे तो AgCl का फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक। बाकी वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर आपका मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 22nd जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया है, 22nd जैन शिफ्ट 2 में जनाब, अच्छा 24th था, ठीक है। NiPPH3 होल ट्वाइस Cl2 इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ओके, तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक, इनकरेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट ही आप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनकरेक्ट बताने में। सभी लाइनों को पढ़िए, ABCD कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिक व्हाइट इन कलर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिस, ओके, तो इसको पूरा लिख रहे हैं पहले, निकेल NiPPH3 होल ट्वाइस Cl2, है ना, ये है आपका कॉम्प्लेक्स, एंड आप सभी को पता है कि ये न्यूट्रल होता है Cl2, दैट मींस Cl नेगेटिव होता है, तो 2 नेगेटिव यानी कि Ni2 पॉजिटिव आ रहा होगा, एंड 3d8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब ये कैसा होने वाला है, यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 2, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर n=2 आपको मिल जाएगा। अगर n=2 है तो बोर मैग्नेट्रॉन 2.84 ही आपको मिल रहा होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल
सही है नहीं, बट यहाँ पर आपको गलत ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सी आपका सही है ना। कैसे, ये आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। n+2, ठीक है, यहाँ पर n = 2 लिखिएगा, 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 2 4, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आज आप सॉल्व करेंगे तो 2.84 ही आ रहा होगा। ग्रेट, ठीक है, इसका मतलब अगर आपने ये क्लियर कर लिया है सी वाला स्टेटमेंट सही है, सी वाला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा। ए बी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये दोनों ही गलत है। ई भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ और सिर्फ डी चेक करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर आप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आसान भी हो सकते हैं, है ना। चलिए हम तो पूरे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और समझते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, दैट मीन्स ये टेट्राहेड्रल होने वाला है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के लिए DsP2 होना चाहिए, बट यहाँ पर DsP2 पॉसिबल नहीं होगा, sp3 पॉसिबल होगा, तो sp3 के केस में टेट्राहेड्रल हो रहा होता है। क्लियर है बात। अब स्टेटमेंट ए को पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या ऐसा होगा ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका Ma2B2 के फॉर्म में है। Ma2B2 का मतलब A मतलब ये PPH3 2B2 है ना, Ma2B2 के फॉर्म में है, तो जनाब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करने वाला। इस प्रकार से आप लिख रहे होंगे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। ये चारों पोजीशंस की इक्विवेलेंट ही होने वाली हैं, ऑल 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए आपका गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट ए आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर टिक करते हैं, बाद में हम काउंट कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स इज व्हाइट इन कलर, नहीं व्हाइट नहीं होता है, हाँ कलर एग्जिबिट करेगा DD ट्रांजिशन की वजह से, बट व्हाइट ऐसा कुछ नहीं है, व्हाइट वगैरह नहीं होगा, है ना। विब की ओर आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी कहीं पर भी आपको व्हाइट नजर नहीं आने वाला। स्टेटमेंट डी को देखेंगे अब, द कैलकुलेटेड CFSE ऑफ Ni दैट इज निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज -0.8 डेल नॉट। अच्छा देखिए टेट्राहेड्रल है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आप लिख रहे थे ना नीचे T2G, अब नीचे E आएगा, इस प्रकार से हो रहा होता है। यहाँ पे पता है टेट्राहेड्रल में यहाँ पर नीचे E होगा, एंड ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर 3 बनाते हैं आप, उसी को बोलते हैं T2G, ठीक है। नहीं पता तो पढ़ के आएंगे, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, तो 1 2 ऐसे हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वी फील्ड लिगेंड है क्लोरीन, दैट मीन्स स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो पेयरिंग के पहले ऊपर ही इलेक्ट्रॉन जाना प्रेफर कर रहा होगा। 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। CFSE आप कैलकुलेट करें, CFSE का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल केस में, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल के केस में दूसरा हो जाने वाला है। क्या होगा 0.6, हाँ ये माइनस का होगा क्योंकि बैरी सेंटर अब नीचे आ चुका है, इसमें -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल। अब जनाब ये E ऑर्बिटल है और ये T2 G बोले गलती मत करिएगा, ये T2G EG आप कहां पर बोल रहे होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, बट जैसे ही बात टेट्राहेड्रल की आएगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ E और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ T2 ही आप बोलेंगे, ये भी उल्टा हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल दैट इज 4, प्लस आप करेंगे यहाँ पर 0.4 हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल दैट इज 4, तो 4 6 24 आप करेंगे तो -2.4 आ रहा होगा, एंड प्लस आप करेंगे 4 6 16 यानी कि 1.6, तो -0.8 ही तो आएगा, -0.8 डेल नॉट ही तो आएगा। सही कर रहे हैं हम? नहीं डेल नॉट नहीं, डेल टी आएगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम बोल रहे होते हैं डेल नॉट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर छोटी सी भी गलती आप कर देंगे तो फंस जाएंगे, यहाँ पर डेल टी होगा, डेल नॉट नहीं होगा। ये आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने सॉल्व किया है बट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही आप टेट्राहेड्रल देखेंगे आपको पता होना चाहिए यहाँ पर डेल नॉट नहीं डेल टी होगा। डेल नॉट ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है जहाँ पर 6 लिगेंड होते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही लिगेंड है ना, तो ये डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट ई, द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन दिस कॉम्प्लेक्स इज सिमिलर टू दैट इन NiCO4, यही सही बात है जनाब, ये भी टेट्राहेड्रल ही होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ये भी होता है, तो सिमिलर ही है, तो ये वाला सही हो जाएगा। आपको ढूंढने थे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यानी कि ए वाला सही है, इनकरेक्ट होना है, बी वाला इनकरेक्ट है, सी और डी, ये डी वाला इनकरेक्ट है, यानी कि A B D आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है इसको, है ना। बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे बट यस टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, 22nd Jan शिफ्ट 1, कंसीडर ट्रांजिशन मेटल आयंस, यहाँ पर 4 आपके पास मेटल आयंस हैं, एंड ऑल फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव डी ऑर्बिटल, तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पता करना है। चलिए Mn3+ आपके पास है, क्रोमियम 3+ है ना, Fe3+ एंड कोबाल्ट 3+। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Mn3+ का 20, देखिए मैग्नीज का 25 होता है एटॉमिक नंबर, एंड
25 दैट मीन्स 3d4 होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे अब, है ना, चलाना पड़ेगा आपको, बार बार हम सारी चीज़ों को नहीं बोल सकते, समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर होता है, 4s2 4s1 3d5 होगा, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से जाएंगे, दैट मीन्स अब यहाँ पर आपको 3d3 ही देखने को मिल रहा होगा। बोलो हाँ है ना। और इस केस में भी आपको 3d5 मिल जाएगा, एंड इस केस में कोबाल्ट दैट इज 27 20 ओके 3d6 आपको देखने को मिल रहा होगा। कोई दिक्कत है तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स उड़ाएं, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ओके आपको बता दिया गया है लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि आपकी पेयरिंग होकर रहेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाने में बिलीव करता है, ये पेयरिंग करवा देगा। अगर ये पेयरिंग करवा देगा तो 1 by 1 आप सभी को देखेंगे लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ओके तो Mn के केस में यहाँ पर ऐसे फिलिंग करते हैं हम 1 2 3, आप ऐसे करेंगे 1 2। लो स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स 1 2 3 4 n इक्वल टू 2 है ना, n इक्वल टू 2 हो जाएगा Mn के पास, n इक्वल टू 2। क्रोमियम के बारे में देख लेते हैं। क्रोमियम में क्या है? 3d3 3 है अगर तो ये वाला नहीं आएगा, है ना, 3 के तीनों रहेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? n इक्वल टू 3। अब Fe3 प्लस 5 है, 1 2 3 5, 1 2 3 फिलिंग हो गई, चौथा कहाँ जाएगा? पांचवा कहाँ जाएगा? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देगा, दैट मीन्स ये स्प्लिटिंग इसकी ज्यादा हो जाएगी, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय यहीं पर पेयरिंग करेगा ऐसे, n इक्वल टू 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1। कोबाल्ट 3d6 है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 3d6 है, 1 2 3 तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय पेयरिंग करना ही प्रेफर करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। n इक्वल टू 0, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं। तो आपसे पूछा गया था कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे आगे क्रोमियम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 गलत हो जाएंगे। क्रोमियम के बाद नंबर आएगा Mn3+ का, उसके बाद Fe3+ का, देन लास्ट में कोबाल्ट 3+, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने में बहुत टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी की बात बन रही होगी ना। क्वेश्चन नंबर 12 23rd जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ डिटेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ABCDE। यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 हाइब्रिडाइज, ये सब कुछ दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए CONH3A यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। इस केस में आपको ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है? NH3 है, तो दैट मीन्स कोबाल्ट 3+ होगा, कोबाल्ट 3+ 3d6 हो जाएगा, है ना, 3d6 हो रहा होगा। 3d6 अगर हो रहा होगा, NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देगा, 2 3 4 5 पेयरिंग करवा देगा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। आपके पास ये D2 और ये S और ये 3 यहाँ पर PK, D2sp3, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, जो कि आप यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है D2sp3। एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अगर इसमें फिलिंग हो रही है किसी इलेक्ट्रॉन की तो हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर यहाँ से फिलिंग स्टार्ट हो रही है दैट मीन्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है, ये वाला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? D2sp3 D2 ये हो गया, एक ये S का, और ये P के 3 हो जाएंगे, है ना। ज्यादा बोलने से थोड़ा सा समस्या होने लगती है। MnCl6 3 नेगेटिव, दैट मीन्स Mn3+ हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या हो जाएगा? मैंगनीज का 25 होता है, दैट मीन्स 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है क्लोरीन, दैट इज हेलोजन, है ना। तो 1 2 3 4 चार ही अनपेयर्ड हैं, चारों अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब ये आउटर ऑर्बिटल को यूज कर रहा होगा, एंड sp3d2 बिल्कुल सही होगा। ऐसे sp3 है ना, D2 आप यहाँ से ले रहे होंगे, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में क्या है भैया? COF6 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर भी कोबाल्ट 3+ लिख रहे होंगे, एंड यहाँ पर भी 3d6 ही आ रही होगी, क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होने देगा, 1 2 3 4 5 6 सारी फिलिंग हो गई। अब D2sp3 कैसे हो जाएगा भैया? sp3d2 होने वाला है, sp3d2 होने वाला है, क्योंकि ये वाला तो जा चुका है, ये वाला जा चुका है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। D2sp3 नहीं, sp3d2 सही होगा। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आउटर ऑर्बिटल आपका बिल्कुल सही था, है ना, आउटर ही तो है। इसके बाद इनर का मतलब होता है जो ये वाला पहला वाला ये यहाँ पर ऑक्यूपाई होने वाला है, उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जगह है ही नहीं, यानी कि आउटर ऑर्बिटल ही था, ये सही है, बट इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। DFE F6 DFE 3 पॉजिटिव,
Fe3 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5, बिल्कुल 3d5 हो जाएगा। एंड F6 इसके पांचों ही अनपेयर रहने वाले हैं, पांचों ही अनपेयर रहने वाले हैं, बट कोई भी जगह आपको छोड़ने नहीं वाले यहाँ पर, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर भी sp3d2 ही होगा, यहाँ पर भी sp3d2 एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल sp3d2, ये वाला सही है, डी सही, ए बी डी सही हो जाएगा। ई की बात करते हैं अब हम, NiCN4 2 नेगेटिव, आगे चलें क्या, NiCN4 2 नेगेटिव, दैट मींस Ni 2+ होने वाला है, 3d8 हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। NiCN सही बात है ना, साइनाइड क्या होता है निगेटिव, तो 4 नेगेटिव और ये 2 नेगेटिव वजह से इधर जाएगा तो +2 बचेगा। और ये साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग अगर करवा देगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गया भैया, बच गया। sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगा, sp3 नहीं dsp2 होगा, क्योंकि एक ये d और एक s और एक यहाँ से जो p आने वाले हैं ds और ये p2, ये वाले दोनों, ठीक। तो dsp2 आपका करेक्ट होगा, बट आपको दिया हुआ है sp3 तो उसकी वजह से गलत हो जाएगा, है ना। कहाँ गया ये dsp2 अगर होता, dsp2 अगर होता तो सही हो रहा था, ऑप्शन नंबर ई आपका गलत हो जाएगा। ए बी डी आपका बिल्कुल सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको बिल्कुल सही हो रहा हो, है ना। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, आसान भले ही आप बोल लें बट लेंदी है, आपको टाइम लग रहा हो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम, अच्छा सभी में आपको चेक करना है एंड सभी के टोटल कर देना है कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद हैं। NiCO होल 4, अच्छा यहां पर जनाब क्या होने वाला है NiCO होल 4 कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, इसका मतलब Ni भी 0 होने वाला है, दैट मीन्स 4s0 नहीं 4s2 होगा, 4s0 क्यों हो जाएगा, 4s2 3d8 होने वाला है निकल, है ना, ये हो जाएगा, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो आप इसे लिख रहे होंगे तो sp3 आने वाला है, क्योंकि कोई भी खाली बचेगा ही नहीं, सारे के सारे फिलिंग है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपने निकाला ही नहीं है, दैट मीन्स sp3 होगा, sp3 होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने वाले हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आपको यहाँ पर काउंट करते हैं, इसमें 0 हो जाएंगे। NiCl4 2 नेगेटिव वाले केस में क्या हो जाएगा, Ni2 पॉजिटिव होगा, क्लोरीन 4 है, दैट मीन्स 4 नेगेटिव एंड यहाँ पर 2 नेगेटिव, Ni2+ की बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएंगे, 3d8 हो रहा होगा, अगर 3d8 है तो जनाब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 2 नजर आ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि क्लोरीन कैसा है वीक फील्ड लिगेंड, एक बार फिर से बनाएंगे, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये n=2 आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। PtCl2 इसको ऐसे कर लेते हैं, PtCl2 प्लेटिनम, PtCl2 है ना, NH3 ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, दैट मीन्स ये अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो Pt2+ हो जाने वाला है, ठीक है। प्लेटिनम 2+ के केस में क्या होगा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, दैट मीन्स 5d8, कोई दिक्कत, ये मैंने नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे क्या बोल दिया, NiPtPd, नहीं पढ़ो, नहीं Pd ऊपर होगा, Pd ऊपर होगा, Pt नीचे होता है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, दैट मीन्स ये प्लेटिनम 5d का एलिमेंट है, 5d एंड 4d में सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा दी जाएगी, पेयरिंग करवा दी जाएगी, दैट मीन्स n=0 आपको मिलने वाला है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, 8 है 4 पेयर बन जाएंगे, n=0 हो जाएगा इस केस में। NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव ऐसे करेंगे तो Ni2 पॉजिटिव आ रहा होगा, Ni2 पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स 3d8 और यहाँ पर भी साइनाइड है, साइनाइड है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, दैट मीन्स n=0 ही बचने वाला है, आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आपको नहीं आने वाले, 8 हैं 4 पेयर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अगर यहाँ पर आपसे क्या बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप dsp2 लिख पा रहे होंगे, क्योंकि आप जब पेयरिंग करेंगे तो एक ये वाला खाली रह जाने वाला है, तो dsp2 हो रहा होगा, बट यहाँ पर उसके बारे में आपसे नहीं पूछा गया है। लास्ट वन प्लेटिनम, तो प्लेटिनम है तो 2+ आ जाएगा, CN4 2 नेगेटिव है तो 5d8 ही आने वाला है, यही तो था यहाँ पर 5d8, दैट मींस n=0 यहाँ पर भी आने वाला है, इधर उधर सब कुछ हो गया है, आप काउंटिंग करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, यही अनपेयर्ड है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 ही है, दैट मीन्स 2 आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं 2, सही है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 14 21 जैन शिफ्ट होने पूछा गया है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 एमंग 1 2 3 4, यहाँ पर 4 में से देखना है आपको, हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, CuNH3 होल 4 ट्वाइस, दैट मीन्स कॉपर 2+ हो जाएगा, कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होने वाली है ना। कॉपर की क्या होती है 4s1 3d10, यस, तो एक इलेक्ट्रॉन एस से जाने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन
इससे जाने वाला, दैट मीन 3D9 होगा ना, 3D9 हो रहा होगा, 8 नहीं जनाब, 3D9 होगा है ना, 3D9। तो इस पर्टिकुलर केस में n इज इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, NiEn होल साइज यहाँ पर ट्वाइस है, दैट मीन्स 2 प्लस है, इसका मतलब Ni2 प्लस यानी कि 3D8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, दैट इज n इज इक्वल टू 2 आपको नजर आ जाने वाले हैं, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आ जाएंगे इसको यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पर आइए, Ni2 प्लस यहाँ पर भी आ जाने वाला है जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। NH3 का चार्ज कितना होता है? 0, ये न्यूट्रल होता है, 2 पॉजिटिव बाहर है, दैट मींस वही 2 पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा होगा, तो इसका भी 3D8 हो जाएगा। एंड अभी भी आप देख करके आ रहे हैं 3D8 के केस में n इज इक्वल टू 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब MnH2O होल 6 इसको यहाँ पर देखते हैं, या फिर इसको नीचे ही लिख लेते हैं, है ना, MnH2O होल 6 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी Mn2 प्लस ही आने वाला है। Mn2 प्लस के केस में क्या हो जाएगा? 3D5, अरे हाँ है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D5 होगा, तो 3D5 के केस में MnH2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो 5 के पांचों ही अनपेयर्ड रहेंगे, दैट इज n इज इक्वल टू 5 रहने वाला है। कोई दिक्कत इसमें? पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से फिलिंग कर पा रहे होंगे। और लास्ट को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ये भी अच्छा, यही तो आपसे पूछा गया है, कौन सा किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे ज्यादा, तो यस इसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हैं, तो स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं? इसके पास भी 2 हैं, बट यस इसके पास 5 हैं, एंड हाँ इसके पास ही मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे होंगे। सेकेंड वन, द नंबर ऑफ पेयर्स एमंग दिस हैज ओनली अच्छा कंटेन ओनली डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज 2। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 पेयर हैं, आपको देखना है कि कितनों के पास डायमैग्नेटिक स्पीसीज रहने वाली हैं। तो NiCl4 2 निगेटिव को देख लें, NiCl4 2 निगेटिव ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स Ni2 पॉजिटिव यहाँ पर होगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में? चलिए हम आपको एक बार बता के दिखाते हैं। निकल की x मान लेंगे, क्लोरीन की -1 होती है, पर 4 क्लोरीन है, इसकी वजह से -4 हो जाएगा, और इस कंपाउंड पे -2 बाहर है, जो जब इधर जाएगा तो x इक्वल टू +2 आ रहा होगा, है ना। ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर होंगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए, जो भी बताया जा रहा है सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। Ni2 प्लस के केस में क्या होने वाला है? Ni2 प्लस के केस में जनाब 3D8 हो रहा होगा, एंड क्लोरीन कैसा है बताइए? वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो 8वें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से करेंगे, दैट मींस यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जनाब ये पैरामैग्नेटिक हो रहा होगा, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक ही होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। NiCl4 2 निगेटिव हो गया। अब बात करते हैं NiCO होल 4 की। कार्बोनिल कैसा होता है? न्यूट्रल, दैट मींस यहाँ पर Ni पर 0 ही चार्ज होने वाला है, इसका मतलब Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 4s2 3D8, एंड यहाँ कहीं पर भी आपको खाली जगह नहीं मिलने वाली, दैट मींस ये डायमैग्नेटिक है, यहाँ पर कोई भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले, है ना, क्योंकि अभी तक आपने कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला ही नहीं है, तो सभी के सभी बढ़िया तरीके से पेयरिंग करके बैठे होंगे, तो ये जनाब हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। और कुछ है क्या? NiCN4 2 निगेटिव, अच्छा इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, NiCN होल 4 2 निगेटिव बाहर है, तो यहाँ पर भी आपको निकल पर 2 पॉजिटिव ही नजर आ रहा होगा। 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, बट जो यहाँ पर खास बात है वो है साइनाइड। साइनाइड बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। इस प्रकार से आप पेयरिंग कर रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मींस यहाँ पर भी आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक है ना, यस। तो कहां पर डायमैग्नेटिक है? आपसे क्या कहा गया था? आपसे कहा गया था कंटेन डायमैग्नेटिक स्पीसीज 2 नहीं होने वाली। देखिए NiCl4 निगेटिव पैरामैग्नेटिक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, है ना, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ये होगा डायमैग्नेटिक। तो एक यहाँ पर अगर लिखा होता 1 तो आपका स्टेटमेंट सही हो रहा होता, तो जनाब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला गया है 2। NiCO होल 4 एंड NiCN होल 4 2 निगेटिव वगैरह ही सिर्फ और सिर्फ डायमैग्नेटिक हैं। जहां कहीं पर भी आपको NiCl4 2 निगेटिव नजर आ रहा होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे, क्या कहा गया है आपसे? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर भी वही है, NiCO होल 4 NiC, देखिए अभी भी आप कर क्या है तो बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। NiCO होल 4 को हमने क्या बताया था अभी? देखिए डायमैग्नेटिक बताया था मैंने, तो यस डायमैग्नेटिक ही है, डायमैग्नेटिक। और क्या है आपके पास? NiCN होल 4, NiCN होल 4 भी आपका डायमैग्नेटिक ही था, है ना, ये भी आपका डायमैग्नेटिक ही है। देखिए कहां पर डायमैग्नेटिक वगैरह लिखा हुआ है, डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। और भी कुछ है क्या? अच्छा NiCl होल 4 भी है आपके पास,
तो वही है NiCl4 2 नेगेटिव, ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका हो चुका है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पर 2 नेगेटिव भी होगा, ठीक है। NiCO4 एंड Ni डायमैग्नेटिक, ये दोनों डायमैग्नेटिक हैं और ये वाला पैरामैग्नेटिक है, तो बात तो बिल्कुल सही है, इसमें सोचना क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों डायमैग्नेटिक लिखे हुए हैं एंड यस थर्ड वन इज पैरामैग्नेटिक, बाकी के सारे स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। Cl4 डायमैग्नेटिक नहीं है ना, Cl4 डायमैग्नेटिक नहीं है और CN4 पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक। एक कॉन्सेप्ट, 2 क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16, 28 जनवरी शिफ्ट 1, x इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय दिस, y इज द, अच्छा तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको सर्च करने हैं, फिर तीनों को ऐड करके आंसर आपको बताना है, ठीक। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं। आइए जनाब, आइए x की बात करते हैं। ओहो, x की बात तो करनी ही पड़ेगी, है ना। PET NH3H2O BrCl, तो ये कैसा है आपका, ये जो है M, ऐसे लिखते हैं x वाला, MABCD टाइप का कंपाउंड है आपके पास। ये क्या बोल दिया मैंने, MABCD, M बोले तो मेटल प्लेटिनम है, ABCD यानी कि ये चारों लिगेंड, 4 लिगेंड है और चारों ही डिफरेंट है, तो ABCD होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनाब हो जाते हैं 3। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायरेक्ट याद कराए हुए हैं, MA2B2 करके, है ना, MA6 यहाँ पर होता है, MA5B ऐसे करके हमने आपको पूरा लिखाया हुआ था, याद किया है आपने, 0002 क्यूब करके, है ना। नहीं याद किया तो कर लेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर नहीं कोई समस्या हो रही है आपको इन सब चीज़ों में। MABCD के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होने वाले, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 हो जाने वाली है। अच्छा, x की वैल्यू 3 होती है क्या, यस होती है, होती है। अब y की बात करेंगे, y की बात कर रहे होंगे अब हम ऑप्टिकली, अच्छा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो भी है ना CrCl2 ऑक्सिलेट 2, ऑक्सिलेट कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सिलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब जो आपका ये लिखा हुआ है ना y, वो किस फॉर्मेट में है, M, यहाँ से दिखेगा AA ट्वाइस B2, बाइडेंटेट लिगेंड को इस प्रकार से डिनोट कर रहे होंगे हम, B2 बोले तो यहाँ पर क्लोरीन को हमने डिनोट किया है ऐसे, ठीक है ना। ये कैसा हो गया है, ऑक्टाहेड्रल, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टेट्राहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल, बाइडेंटेट है ना, तो बाइडेंटेट की वजह से यहाँ पर 4 लिगेंड एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक तरीके से, यहाँ पर 2। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, दैट मींस 2 बाइडेंटेट लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, तो 4 को ये ऑक्यूपाई करेंगे, 2 को ये करेगा, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल होने वाला है ये, है ना। ऑक्टाहेड्रल के केस में आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो हो रहा होगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो हो रहा होगा। बट आपसे कुछ और कहा गया है, क्या कहा गया है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। देखिए सिस फॉर्म आपका होता है ऑप्टिकली एक्टिव, जो यहाँ पर हमने लिखा है सिस फॉर्म, वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अरे बोलो हाँ या ना, यस। और जो आपका ट्रांस आइसोमर होता है, जो आपका ट्रांस फॉर्म होता है, वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोलो हाँ या ना। आपसे क्या कहा गया है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, दैट मींस y इज इक्वल टू 1 हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसकी काउंटिंग हम करने वाले हैं। कोई समस्या। चलिए जेड को देख लेते हैं, जेड में क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिटेड बाय दिस, तो यहाँ पर कौन सा है, फॉर्म MA3B3, अरे हाँ है ना, MA3B3, और MA3B3 के केस में फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर आपको देखने को मिल रहे होंगे, फेसियल जिसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, फेसियल एंड मेरिडोनियल, पूरा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, है ना। दैट मींस z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सही है। तो 3 1 4 2 6, तो x + y + z इज इक्वल टू 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह थोड़ा सा आसान है, बट ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ जो सेकंड वाला था वो आप जनरली इतनी आसानी से नहीं देख रहे होंगे, बट पढ़ना पड़ेगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही है ना। स्टेटमेंट 1, हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस इज ओके, तो आपसे यहाँ पर सब कुछ पूछा गया है, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह काफी सबका पूछा गया, तो अच्छा खासा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए K3 है, दैट मींस पोटेशियम, जो आप इसको बाहर निकालेंगे तो इस कंपाउंड पर -3 आ रहा होगा, है ना, इस कंपाउंड पर -3 आ जाएगा, तो CO3 यहाँ पर क्या है, ये कार्बोनेट आयन है, CO3 2 नेगेटिव, तो इसकी वजह से 2 3 अच्छे हो जाएगा, नेगेटिव का 6, अच्छा आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट का आप मान लेंगे x प्लस इसका 2 नेगेटिव होता है, -2 × 3 है, 3 कर देंगे आप, इक्वल टू -3 हो जाएगा। -3 कैसे हो जाएगा, जब आप K3 दैट इज पोटेशियम को बाहर करेंगे तो 3 पॉजिटिव बाहर जाने वाला है, एंड इस कंपाउंड पर 3 नेगेटिव छोड़ देगा। अब ये इधर जाएगा, दैट मींस +6 से -3, यानी कि x इक्वल टू +3 आ रहा होगा, तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेटस की नजर आएगी आपको।
एंड जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 3D6 आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चमकता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में आप फिलिंग करिए, ऐसे बनाएंगे डी ऑर्बिटल 1 2 3 4। अच्छा, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन वीक फील्ड लिगेंड होता है, अगर आपको नहीं पता तो लिख लेंगे, ये होता है वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मींस n इज इक्वल टू 4 आ चुका है। अगर n इज इक्वल टू 4 आ चुका है तो यस 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो ये वाली बात तो सही है। ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड लिगेंड यानी कि एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करता है, तो 3 कोऑर्डिनेट लिगेंड 6 कोऑर्डिनेशन पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल। ठीक, ये भी सही और ये वाला भी सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहां पर अब आपके पास d ऑर्बिटल बचा ही नहीं, तो sp3d2 के साथ आपको जाना पड़ रहा होगा। sp3 यहां पर आगे d2 वाला भी लेना पड़ेगा, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर ये पेयरिंग हो रही होती तो ये वाले दोनों ऑर्बिटल खाली होते, ये दोनों यहां पर आ जाते ना, ये खाली होता तो फिर d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर sp3d2 ही होने वाला है। स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। सेकेंड को देखेंगे, ज्योमेट्री। अच्छा, ये सब कुछ देखना है आपको इन 1 2 3 में। ठीक है, आपको बताया गया, तो चलिए 1 बाय 1 सब कुछ लिखते हैं। Ni अब डायरेक्ट लिखने वाले हैं, काफी आपको बताया जा चुका है। Ni 2+ यहाँ पर होने वाला है ना। 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। साइनाइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा देगा। अगर पेयरिंग करवा देगा तो n इक्वल टू 0 आपको मिलने वाला है, आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है। ठीक, इसकी फिलिंग करके देखेंगे आप, चारों यहाँ पर अनपेयर्ड होते हुए चारों यहाँ पर पेयर्ड होते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, है ना। ठीक है, तो आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे करेंगे आप 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो एक ये खाली बच गया है और एक ये यहाँ पर इस प्रकार से। तो अब जब भी आप कर रहे होंगे तो D, एक ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रहा होगा आपको। DsP2 है, अगर DsP2 है तो जनाब ये स्क्वायर प्लेनर होने वाला है, स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3d होता तो ये हो रहा हो, sp3 होता तो फिर हो रहा होता टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पर DsP2 है, दैट मींस स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर लिखा हुआ है इसका, है ना, स्क्वायर प्लेनर DsP2 एंड यस बोर मैग्नेट्रॉन, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 ही होने वाला है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आपके पास नहीं है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, बट सभी देखना पड़ेगा। MnB4, अब Mn की बात कर लेते हैं। B4 2 नेगेटिव है, यानी कि Mn2+ होगा। Mn2+ के केस में 3D5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा और पांचों ही अनपेयर्ड रहने वाले हैं, क्योंकि हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड होता है, दैट मींस n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 5 है तो म्यू इक्वल टू 5.9 हो रहा होगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये कैसा है? टेट्राहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पर 4 ब्रोमीन है आपके पास, 6 नहीं है। 4 ब्रोमीन बोले तो टेट्राहेड्रल ही होने वाला है, अच्छी बात है। तो ये वाली बात भी सही है। और ये sp3 होगा क्या? बिल्कुल जनाब sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पर पांचों एक से फिल रहने वाले हैं, तो जगह ही नहीं मिलने वाली है आपको। करके दिखा दें क्या? बार बार करना पड़ रहा है हमको आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 यहाँ पर कोई भी जगह खाली नहीं है, क्योंकि जनाब ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो जो बाकी के लिगेंड्स हैं चारों, वो यहाँ पर आ रहे होंगे। एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो बताइए sp3 हो रहा है या नहीं? यस, sp3 ही हो रहा है। तो 5.9 भी सही है, यानी कि ये वाला भी सही है। अब बात करते हैं COF6 3 नेगेटिव की। वो बॉल्ट 3+ आ जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D6। क्लोरीन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो एक बार फिर से पेयरिंग प्रीफर नहीं करी जाएगी। 1 2 3 4 5 6, दैट मींस n इक्वल टू 4 आ रहा है। अगर n इक्वल टू 4 आ रहा है तो बोर मैग्नेट्रॉन में कितना होगा? 4.9, है ना। एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे तो 4.87 के करीब आ रहा होगा। तो बोर मैग्नेट्रॉन दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 आ रहा है, ये वाली बात भी सही है। और मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 फ्लोरीन आपके पास हैं, 6 फ्लोरीन आपके पास हैं। एंड यहाँ पर अब कोई खाली जगह नहीं बची, जो आगे के 6 फ्लोरीन होंगे वो अब आगे आने वाले हैं। दैट मींस इसके बाद एक S और ये 3 P में आने वाले हैं, उसके बाद D में आने वाले हैं। तो दैट मींस sp3d2 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। एक यहाँ पर आएगा, 3 इसमें आने वाले हैं और 2 इसमें आने वाले हैं। दैट मींस sp3d2। ग्रेट, क्या ऐसा ही लिखा हुआ है? sp3d2 लिखा हुआ है एंड यस ऑक्टाहेड्रल ही है, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड भी आपका बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर भी स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ पैरामेग्नेटिक स्पीशीज अमंग दिस इज 3। पैरामेग्नेटिक का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ होने ही चाहिए। CO3+ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D6, नंबर ऑफ, यहाँ पर फ्लोरीन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। अभी भी आप करके आ रहे हैं, बताइए, यही तो था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि पैरामेग्नेटिक होने वाला है। पैरा लिख देंगे आप यहाँ पर। TiF6 Ti3+, यानी कि टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम। कितना होता है एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का? 22। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाले, यानी कि 3D1 आने वाला है। दैट मींस n इक्वल टू 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही, मतलब जब तुम अकेले हो देना, पेयरिंग कहाँ से हो जाएगी? बोलो, रिलेट कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो तुम।
सिंगल आदमी कहाँ से पेयरिंग करेगा, है ना, तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही होने वाला है, ये भी पैरामैग्नेटिक ही होने वाला है। वनेडियम, अच्छा V2O5 जो आप कैलकुलेट करेंगे वनेडियम 5 प्लस आएगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, दैट मीन्स वनेडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 23। इसका मतलब यहाँ पर 4s0 3d0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने वाला है, तो ये जनाब डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी हैं वो सभी बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, मतलब बाकी जो सभी हैं वो पेयरिंग के साथ हैं। तुम्हारी तरह कोई सिंगल नहीं घूम रहा है, ऐसा पेयरिंग बना के घूम रहे हैं, तुम ही घूम रहे हो सिंगल, है ना। थोड़ा डायमैग्नेटिक है ये, आपको पैरा काउंट करना है, ये वाला आप डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन सही है या ये स्टेटमेंट सही है गलत। Fe3+ होने वाला है, Fe3+ दैट मीन्स 3d5। अच्छा 3d5, तो जब 5 हैं, अब 5 लोग हैं, पेयरिंग में 4 ही हो पाएंगे, अच्छे होने चाहिए, दैट मीन्स पैरा ही होने वाला है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको एक ना एक मिल ही जाने वाला है, एंड हाँ एक ही मिलेगा क्योंकि साइनाइड है, बाकी सबकी पेयरिंग करवा देगा, n=1 ही रहने वाला है। तो यस जनाब, आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। कैसे सही है, आपसे कहा गया है कि पैरामैग्नेटिक 3 है, तो यस ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये डाया है, तो इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड, ये दिखा हुआ है इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में ही चर्चा करी जा रही है आपसे, ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, 1 2 3 डॉट, ओके, तो 1 बाई 1 सबको चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको बाहर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर -4 आने वाला है, दैट मीन्स Fe2 पॉजिटिव हो रहा होगा, Fe2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 3d6 हो जाएगा, 3d6 का है, और ये साइनाइड है, दैट मीन्स सभी की पेयरिंग करवा देगा। 6 हैं तो 3 पेयर बन जाएंगे, 6 लोगों के 3 पेयर बन जाते हैं, है ना। n=0 हो जाएगा, अनपेयर्ड 0। इसकी बात करते हैं, ये 3 बाहर जाएंगे, यानी कि Fe3+ यहाँ पर हो रहा होगा, Fe3+ यहाँ पर हो रहा होगा, 3d5 हो जाएगा, n=1 मिलने ही वाला है क्योंकि 5 लोग हैं, दो पेयरिंग कर लेंगे, एक अकेला बचेगा, n=1, ठीक, अच्छी बात है, यहाँ तक तो सही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, हाँ इसको ध्यान से देखिएगा, जो H2O है उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ जो ये SO4 है, आप सभी जानते हैं कि SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव छोड़ देगा, इस कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव छोड़ देगा, दैट मीन्स वही Fe2 पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव यानी कि 3d6 है। बट यहाँ पर क्या है, H2O कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, यानी कि पेयरिंग नहीं करवाएगा। ऐसे करिए, पेयरिंग नहीं होने वाली, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि n=4 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। अब इधर आइए, क्लोरीन 3 नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर 3+ छोड़ देगा, मतलब इस कंपाउंड पर 3+ छोड़ देगा, इस कॉम्प्लेक्स पर 3 नेगेटिव बाहर जाएगा, इस पर 3 नेगेटिव छोड़ दे, 3 पॉजिटिव छोड़ देगा, एंड उसके बाद Fe3 पॉजिटिव आएगा, तो Fe3 पॉजिटिव का क्या होता है, 3d5 होता है, और ये H2O वीक फील्डिंग है, तो 5 के 5 अनपेयर्ड रहने वाले, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे तो लास्ट वाला यहाँ पर आ गया था, बट यहाँ पर 5 ही अनपेयर्ड रहने वाले, दैट मींस n=5 रहने वाला है। 0 1 4 5, यस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का करेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 2 भी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है, बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, 24 जन शिफ्ट होने पूछा गया था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसीडर अ मिक्सचर X व्हिच इज मेड बाय डिसॉल्विंग 0.4 मोल। अच्छा, तो यहाँ पर 0.4 मोल इस कंपाउंड का आप लेते हैं, 0.4 मोल इस कंपाउंड का लेते हैं, उसको वाटर में मिक्स करते हैं, तो आपके पास मिक्सचर बन जाता है जिसको हमने X नाम दिया है। वो कितना होता है इसका वॉल्यूम, 4 लीटर, ठीक है। और उस 4 लीटर में से 2-2 लीटर आप अलग कर लेते हैं, 2 लीटर मिक्सचर को आप रिएक्ट करवाने वाले हैं AgNO3 के साथ, एक्सेस AgNO3 के साथ, तो आपका प्रेसिपिटेट Y बन रहा होगा, एंड जो दूसरा 2 लीटर बचा हुआ है उसको आप रिएक्ट करवाने वाले हैं एक्सेस BaCl2 के साथ, तो आपका प्रेसिपिटेट Z बन रहा होगा। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ही आप वाटर में डालने वाले हैं तो किस प्रकार से ये आयनाइज होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं इस क्वेश्चन को। CONH3 5SO4 ये कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये Br, देखिए जब भी आप वाटर में डालेंगे ना, इसको आयनाइज करेंगे वाटर में डाल के, तो जो भी बाहर होगा ना वही बाहर होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते जनाब, बिल्कुल नहीं कर सकते। SO4 एज इट इज रहने वाला है, Br नेगेटिव बाहर जाएगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव छोड़ देगा, इस प्रकार से आपका ये आयनाइज हो रहा होगा, ठीक। इसकी बात कर लेते हैं, CONH3 और यहाँ पर Br अंदर है, SO4 बाहर है, तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, कॉम्प्लेक्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव कैरी कर रहा होता है, ठीक। यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव होगा। अब इस मिक्सचर को आप मिलाते हैं, 0.4 मोल दोनों का ही आप मिक्स करते हैं। द मिक्सचर X कंटेन्स 0.4 मोल ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्ड इन 4 लीटर ऑफ वाटर। तो आपको मोलैरिटी बतानी है ना, मोलैरिटी दोनों की मोलैरिटी सेम होने वाली है, क्योंकि 0.4 मोल दोनों में सेम होने वाला है, तो मोलैरिटी ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स आप लिख सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स। मोलैरिटी के लिए क्या करना होगा, मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो मोल्स कितने हैं 0.4,
अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 लीटर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 4 लीटर, तो फिर ये कितना होगा 0.01 नहीं 0.1 मोल है ना, 0.1 मोलरिटी हो जाने वाली है हर कॉम्प्लेक्स की, इसकी भी। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आइए, when 2 liter of a mixture X is allowed to react with excess of AgNO3। देखिए excess of AgNO3 जब भी आएगा ना, तो एक बात दिमाग में रखिएगा, जब भी AgNO3 का रिएक्शन आप करवा रहे हैं एक्सेस AgNO3 का किसी कॉम्प्लेक्स के साथ, तो वहां पर कुछ ना कुछ बनेगा। क्या बनेगा? जो यहाँ पर कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा, अगर क्लोरीन बाहर होता तो AgCl बन रहा होता, ब्रोमीन बाहर है तो AgBr ही बनेगा। अब पता होना चाहिए सारी बातें। एक्सेस AgNO3 का कुछ और मतलब नहीं है, एक्सेस AgNO3 का मतलब है ये तो एक्सेस में है, बाकी जितने भी बाहर हैं कॉम्प्लेक्स के वो सभी रिएक्शन करने वाले हैं AgNO3 के साथ। ठीक है, यहां पर हम लिख भी देते हैं 2 लीटर ऑफ द मिक्सचर रिएक्ट्स विद 2 लीटर ऑफ द मिक्सचर रिएक्ट्स विद एक्सेस AgNO3 रिएक्ट्स विद एक्सेस AgNO3 है ना। ठीक है, अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो जनाब क्या बनने वाला है, मोल्स है ना, तो एक मोल इसका है तो एक ही मोल इसका बनेगा, दैट मीन्स मोल्स ऑफ AgBr का फॉर्मेशन होने वाला है, ये आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो कितने मोल्स हैं 0.1, तो कितने मोल्स AgBr का फॉर्मेशन होगा, AgNO3 रिएक्ट्स विद फ्री ब्रोमाइड आयन, जितने भी फ्री ब्रोमाइड आयन है दैट मींस ये वाला कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला उसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा, एंड AgBr का फॉर्मेशन कर रहा होगा। बात को समझ पा रहे हैं, AgBr का फॉर्मेशन होगा, बट कितने AgBr का फॉर्मेशन हो रहा होगा ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और ये पता करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए 2 लीटर, जब भी आप मोलरिटी निकालते हैं ना तो वो निकालते हैं 1 लीटर में, पर मतलब लीटर नीचे लिखते हैं ना, पर लीटर निकालते हैं अब मोलरिटी। दैट मीन्स अगर 1 लीटर में 0.1 मोल्स हैं तो फिर 2 लीटर में कितने मोल्स होने वाले हैं। अरे बात को समझ पा रहे हैं ना, जब भी आप मोलरिटी निकालते हैं तो वो कितने होती है, इसको अगर आप मोलरिटी को हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली 0.1 मोल्स पर लीटर, यही तो होगा 0.1 मोल्स पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 0.1 मोल्स, तो फिर 2 लीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे 0.2। तो यहां पर आप लिखेंगे मोल्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स इन 2 लीटर, ईच कॉम्प्लेक्स इन 2 लीटर। उसके लिए आप 0.1 इंटू 2 कर रहे होंगे, दैट इज 0.2 मोल्स आ जाने वाले हैं। अरे हाँ है ना, ठीक है। AgBr का फॉर्मेशन हो रहा है 0.2 मोल्स के बन चुके हैं, दैट मींस मोल्स ऑफ AgBr भी आपके 0.2 मोल्स ही होने वाले हैं, क्योंकि एक Br नेगेटिव एक AgBr का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो फिर आप लिख लेंगे NAgBr, दैट इज मोल्स ऑफ AgBr 0.2 होने वाले हैं। ठीक, इसको ऐसे ही रोक के रखेंगे। अब जो दूसरा है, ये तो रिएक्शन होगी आपकी AgBr की, एंड हाँ y अगर आपको बता दें हम, तो y का क्या होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है z होने वाला है। तो y इज इक्वल टू z नहीं, क्या बोल रहे हैं यार हम, y इज इक्वल टू AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड हो रहा होगा, एंड यस इसकी प्रेसिपिटेट कैसी होती है, किस कलर की होती है, इसकी प्रेसिपिटेट जनाब होती है येलो कलर की। तो यहाँ पर हम येलो लिख देंगे, या फिर आप पेल येलो भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इतना हो गया। अब जो दूसरा 2 लीटर बचा था, यहाँ पर 2 लीटर आपने एक्सेस AgNO3 का रिएक्शन कर दिया, 4 लीटर था आपके पास, अब 2 लीटर आप इसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं BaCl2 के साथ। तो BaCl2 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो SO4 नेगेटिव रिएक्ट करने वाला है, दैट मीन्स वहां पर BaSO4 का फॉर्मेशन हो रहा होगा। इधर आइए, तो 2 लीटर आपके पास बचा हुआ था, यानी कि मोल्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स आप निकाल ही चुके हैं। मोल्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स एक बार चलिए फिर से लिख ही देते हैं, 0.2 मोल्स हो जाने वाले हैं, 0.2 मोल्स है ना, 0.1 इंटू 2 लीटर आप कर रहे थे। ठीक है, ओके। BaCl2 रिएक्ट्स विद फ्री सल्फेट आयन, कहाँ है फ्री सल्फेट आयन, ये है ना, एक BaCl2 रिएक्ट्स विद फ्री सल्फेट आयन, या फिर SO4 नेगेटिव लिखिए आप, है ना। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं सल्फेट आयन। ओके, तो जनाब ये अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरीन तो हट जाएगा, दैट मींस BaSO4 का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, थैंक यू, नहीं अभी एक करना है ना। BaSO4 का फॉर्मेशन हो रहा होगा, एंड जनाब ये PPT होती है, अगर सरकार से कलर पूछ लिया जाए, हालांकि यहाँ पर पूछा नहीं गया है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए व्हाइट कलर की PPT हो रही होती है। तो यहाँ पर आपसे आई थिंक यही पूछा गया था, BaCl2 फॉर्म प्रेसिपिटेट Z, यस Z बोले तो BaSO4 है ना, और ये कितना है 0.2 मोल्स हैं इसके, दोनों के 0.2 मोल्स हैं, BaSO4 के भी एंड AgBr के भी। अब देखिए ऑप्शन 0.1 मोल ऑफ Y इज फॉर्म्ड, नहीं 0.2 मोल, 0.2 मोल ऑफ Z इज फॉर्म्ड, सही बात है, 0.4 मोल ऑफ Z नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा, Y इज BaSO4 नहीं, Y इज AgBr, Z इज BaSO4, तो ये उल्टा लिख दिया गया है ना। 0.2 मोल्स ऑफ Z एंड 0.2 मोल्स ऑफ Y इज फॉर्म्ड, है ना, इसके भी 0.2 मोल्स एंड Z के भी 0.2 मोल्स। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिए इसकी, एग्जाम में डायरेक्ट देखेंगे तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइए तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा।
चलिए, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसी प्रकार से हमने काफी सारे पीवाईक्यूज करा रखे हैं, जाइए देखिए, और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस किए बिना आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे, है ना। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। फॉर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एंड क्विक रिवीजन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज केमिस्ट्री साथी। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।